ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। उस व्यक्ति से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है जो यह समझे कि सारी सच्चाई केवल उसी को पता है। ये आप देखिए, जोसेफ एडिसन ने कहा है, आतंकी गतिविधियों का बदलता चेहरा। और आजकल आप देखते हैं कि हर जगह, और खासकर आप देखिए पाकिस्तान तो हर संभव कोशिश करता रहता है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। आप देखेंगे कि आधुनिक विश्व में आतंकवाद केवल सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के मुताबिक आतंकवाद के खतरे में कमी नहीं आई बल्कि इसके स्वरूप में बदलाव आया। आतंकवादी गुट अब परंपरागत हथियारों की जगह डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग कर रहे हैं और इससे इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना और कठिन होता जा रहा है। वर्ष 2024 में आतंकी घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। आतंकवाद से प्रभावित देशों की संख्या 58 से बढ़कर 66 हो गई, जो इस बात का संकेत है कि खतरे को समाप्त करने के प्रयास पर्याप्त नहीं है। और सबसे अधिक प्रभावित देशों में बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, इजराइल, अफगानिस्तान और कैमरून शामिल हैं। और इस तरह के टॉपिक पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये आंकड़े भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आतंकवाद अब केवल संगठित समूह तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह अब साइबर आतंकवाद के रूप में भी सामने आ रहा है। और पश्चिमी देशों में पिछले कुछ वर्षों में लॉन वुल्फ हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ऐसे हमले विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका में अधिक हुए हैं, जहां अकेला व्यक्ति जो किसी न किसी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होता है, सामूहिक हिंसा या फिर आत्मघाती हमलों को अंजाम देता है। आतंकवाद का एक नया स्वरूप साइबर आतंकवाद के रूप में सामने आया है। आतंकवादी अब साइबर हमलों का उपयोग न केवल सरकारी ढांचे को निशाना बनाने के लिए बल्कि दुष्प्रचार फैलाने और धन जुटाने के लिए भी कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग बढ़ने से आतंकवादी गुटों के वित्तीय लेनदेन का पता लगाना पेचीदा होता जा रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार विशेष रूप से बुर्किना फासो में आतंकवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। अफ्रीका में आतंकी संगठनों की सफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक असमानता है। अल कायदा और आईएस के क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों ने इस स्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने प्रभाव का विस्तार किया। मध्य पूर्व में एक बड़ा खतरा बना हुआ है। वर्ष 2024 में आईएस ने 24 देशों में 1805 लोगों की हत्या हुई। इसका प्रभाव विशेष रूप से सीरिया, कांगो में अधिक देखा गया है। आईएसके ने भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। ईरान तथा रूस में बड़े हमले किए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आतंकवादी हिंसा के सबसे अधिक प्रभावित देश बने हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी आईएस और अन्य आतंकी गुट सक्रिय हैं, जो इस क्षेत्र में स्थिरता स्थापित होने में बड़ी बाधा बने हुए हैं। पाकिस्तान में भी आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। और देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे कि ये आपको हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। ये ईरान है, पाकिस्तान है, ये रूस है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ अफगानिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान देख ही रहे आप लोग। और आप देखिए, इसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। भारत को कितने स्थान पर रखा गया? 14वें स्थान पर रखा गया। हालांकि भारत की स्थिति अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में बेहतर है, फिर भी यह आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त नहीं है। और सीमा पर पार आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो मुख्यतः रूप से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों के जरिए संचालित होता है, जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन वर्षों से जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और यहां शांति फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जैसे अभियानों से कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन पाकिस्तानी समर्थित घुसपैठ और कट्टरपंथी गतिविधियां अब भी जारी हैं। ड्रोन तकनीक और साइबर प्रचार के माध्यम से आतंकी संगठनों की पहुंच और रणनीतिक अधिक उन्नत हो गई है, जिससे नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। भारत सरकार की तरफ से जो पहले शुरू की जाती हैं उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। भारत में नक्सली आतंकवाद मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड नक्सलियों की बात हो रही है, और बिहार आप देखते हैं कि क्या उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में है। और यहाँ आतंकियों की गतिविधियां ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती हैं, और जहां भी स्थानीय असंतोष, गरीबी और प्रशासनिक उपेक्षा का लाभ उठाते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई और विकास योजनाओं के कारण नक्सली प्रभाव में कमी आई है, लेकिन अब भी यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। पूर्वोत्तर भारत में कुछ राज्यों में अलगाववादी और उग्रवादी समूह अब भी सक्रिय हैं। भारत के लिए आतंकवाद की कई चुनौतियां हैं। आधुनिक
तकनीकों के उपयोग से आतंकी संगठन डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, कृत्रिम मेधा का लाभ उठा रहे हैं और जिससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखना कठिन हो गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से युवा पीढ़ी को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश बढ़ी है। भारत में आतंकवाद निरोधक कानून को समय समय पर संशोधित और सख्त किया गया है ताकि आतंकवादी संगठन उनके समर्थकों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। देखिए, नक्सलवाद क्या है? नक्सल क्या है? ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन किया था और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद क्या होता है ये भी आप लोगों को। आतंकवाद हिंसा और डर पैदा करके किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी समूह या सरकार को धमकाने या प्रभावित करने का एक तरीका है। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच में अग्रणी भूमिका निभाती है और इसकी जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। खुफिया ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ आतंकवाद विरोधी खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने में जुटे हैं। आतंकवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और समय रहते उन्हें रोकने के लिए ये एजेंसियां उच्च स्तरीय समन्वय के साथ काम कर रही हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की है जो संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि और आतंकी प्रचार सामग्री की पहचान करने में सहायक होती है। डॉन और उपग्रह से आतंकवादियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल के साथ आतंकवाद निरोधक आप देखते हैं कि रणनीतियों पर सहयोग बढ़ाया गया है और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के दबाव बनाने के लिए भारत ने कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए केवल सैन्य अभियानों और सख्त कानूनों पर निर्भर नहीं रहना पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए बहुआयामी रणनीति की जरूरत है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा जैसी समस्याएं लोगों को कट्टरपंथ की ओर धकेल सकती हैं। सरकार को इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू करनी चाहिए ताकि लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तकनीक का उपयोग प्रभावी साबित होगा। कृत्रिम मेधा और डेटा विश्लेषण का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी और उन्हें रोकने के लिए किया जाना चाहिए। साइबर आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सरकारों को सोशल मीडिया, डिजिटल मंचों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि आतंकवाद संगठन सीमाओं से परे काम करते हैं। इसलिए खुफिया सूचना का साझाकरण, आतंकवादी वित्त पोषण पर नियंत्रण और संयुक्त अभियानों को बढ़ावा देना होगा। आतंकवाद के मूल कारणों को समाप्त करने के लिए कट्टरपंथ को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। युवाओं में जागरूकता अभियान के साथ उनके पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे आतंकवाद के वैचारिक आधार को कमजोर किया जा सकता है और दीर्घकालिक शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। क्या होगी? मदद मिलेगी। देख रहे हो आप लोग, इस संघर्ष की गरिमा। तो इस जगत में हर किसी के साथ कोई ना कोई संघर्ष चलता ही रहता है। बचपन में अच्छी तरह पढ़ाई करने, अच्छे संस्कार सीखने, अनुशासन में रहने, अच्छा नागरिक बनने, किशोर बनते मन और शरीर से सुगठित और संतुलित बनने का संघर्ष, फिर अपने पैरों पर खड़े होने का संघर्ष आदि। मगर जीवन को तो चलते रहना होता है। संघर्ष का परिणाम चाहे कैसा भी हो, सकारात्मक या नकारात्मक, फिर भी कोशिश करते रहना पड़ता है। कोशिश करके कामयाब होने की उम्मीद में हम सभी जुटे रहते हैं। फिर उम्मीद तो आखिर उम्मीद नहीं, एक संजीवनी साबित होती है। कहते हैं कि एक कदम ही हमारी आगे की यात्रा तय कर देता है। एक एक कदम को मिलाकर 1000 कदम होते हैं और यह जीवन की निरंतरता का सूत्र है। मगर जो कदम रोकने ना दे वह उम्मीद है। और अक्सर संघर्ष को केवल एक ही नजर से देखा जाता है, जबकि संघर्ष बहुआयामी होता है और आशा उमंगे ही संघर्ष को हमारे स्वभाव में शामिल करते हैं। कभी सफलता के कभी ठोकर, कभी असफलता, कभी अंधेरा, कभी उजाला, कभी तूफान के रूप में संघर्ष परिलक्षित होता है। कई बार तो कुछ लोगों का संघर्ष सही से अभिव्यक्त भी नहीं होता है, जैसे कि गृहिणी का जीवन संघर्ष। उसे दूर से देखने वाले यही मान लेते हैं कि सरल और आसान सा जीवन है, आनंद ही आनंद है। मगर इन अनुमानों से परे एक गृहिणी का जीवन संघर्ष से लवरेज, आदर्श और मौन भी होता है और उनकी दिनचर्या में कसमकस और जहोजद होती है। सबको संभालना, सबका ख्याल रखना, सबके विचारों के हिसाब से घर का एक सुखद माहौल बनाना, यह सब गृहिणी का ही संघर्ष है। एक बात आप लोग भी जानते हैं
कि आप सभी को मालूम है कि देखिए, मैं कहता हूं कि आप लोग 6-8 घंटे नौकरी करते हैं कहीं, बड़ा आप लोग सोचते हैं फिर पूरा घर आपकी बदौलत चल रहा है, सब कुछ आपकी बदौलत चल रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दूं यार, कि देखिए महिलाएं, आपने देखा होगा घर में, आप लोगों को अनुभव भी होगा, सुबह 4-5 बजे उठ जाएंगी, दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहेंगी, और रात में सबको खाना खिलाने के बाद वो खाना खाती हैं, 10-11 बज जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका संघर्ष हमसे कहीं ज्यादा है। एक गतिमान और खुश घर उसके संघर्ष के बाद बारे में सब कुछ कह देता है। अगर सही नजरें हों तो आप देखते हैं इस अद्भुत संघर्ष की एक झलक में उसका पूरा जीवन दिख जाता है। बच्चों के लिए पावन प्रेम उसकी आंखों से ही दिख जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक माँ और पत्नी के लिए संघर्ष का पर्यायवाची खुशी संतोष भी है। दुखों या मलाल का उसमें कोई स्थान नहीं है। आज कहीं ना कहीं कभी कभार किसी गृहिणी की बातों में अगर दुख दिखाई भी देता है तो उसकी वजह उसकी कोई मजबूरी ही हो सकती है, या फिर उसके सोचने का तरीका जिसमें संघर्ष की सहजता की परतों को देखने समझने से उसकी दृष्टि नए तरह से विकसित हुई हो। सामान्य तौर पर अपने जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष आप देखते करते हुए हम अपने निज से ऊपर उठते हैं तो पाते हैं कि प्रकृति का कड़कड़ संघर्ष के साथ के बाद संतोष का की अनुपम अभिव्यक्ति है। हमारे पास तो और भी विकल्प है। पसंद नापसंद सुख दुख का को पहचानने के लिए प्रकृति कोई विकल्प नहीं रखती है। हमें भरोसा होना चाहिए कि हम ऐसे जगत का अभिन्न हिस्सा है जहां संघर्ष की ही गूंज है। 10 लाख तक भूदान आंदोलन के जनक विनोबा 10 साल तक आप देखिए भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे सारे देश में पैदल घूमते रहे। वे प्यार से उन लोगों के से जमीन लेते जिनके पास थी और प्यार से उन्हें देते जिनके पास नहीं थी। और उनसे संबंधित एक प्रसंग पड़ा था। विनोबा भावे के पेट में अल्सर था जो कभी कभी बहुत दर्द करता था, लेकिन उनकी यात्रा नहीं रुकती थी। और आप सोचिए उस समय लोग अलग ही तरह के थे कि अपनी जमीन दे देते थे ज्यादा। आजकल आप देखते हैं कि एक एक जमीन के लिए लड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, वो भाई भाई लड़ जा रहा है, पिता बेटा लड़ जा रहा है। एक बार जब दर्द बढ़ गया तो चिकित्सकों ने उनकी जांच की, अच्छी तरह से देखभाल करके उन्होंने विनोबा भावे से कहा आपकी हालत गंभीर है, आप 8 महीने आराम करें। विनोबा भावे ने जी ने मुस्कुरा के कहा कि हालत अच्छी नहीं है तो अपने 4 महीने क्यों बेड छोड़ दिए, और आपको कहना चाहिए था कि 12 महीने आराम करो। चिकित्सकों ने कहा कि आप पैदल चलना छोड़ दें। विनोबा भावे ने उसी लहजे में जवाब दिया मेरे पेट में दर्द, पैरों में नहीं। विनोबा भावे ने एक दिन के लिए भी अपनी पदयात्रा बंद नहीं की। लोगों ने जब बहुत कहा तो उन्होंने जवाब दे दिया सूर्य कभी नहीं रुकता है, नदी कभी नहीं ठहरती है, उसी अखंड गति से मेरी यात्रा चलेगी। और उनकी इस एकाग्रता का ही नतीजा है कि वे बिना किसी दबाव के प्यार की पुकार कर उन्हें कोई 45 लाख एकड़ भूमि मिल गई। और यह आशा सह संघर्ष का सुपरिणाम। जाहिर है कि संघर्ष को लेकर सकारात्मक सोच रखने से उसका फल बहुत अच्छा ही मिलता है। यह संघर्ष आप देखते हैं कि वास्तव में अनंत है और संघर्ष करते हुए उम्मीद से परिपूर्ण व्यक्ति को इसलिए अनमोल कहा जाता है। यह दुनिया कुछ भी कर ले पर इस पर जगत में रहने के लिए आखिरकार हम संघर्ष का सामना करने की सहमति पर ही आना होगा। संघर्ष को चुनने की आदत ही हमारी आत्मा से रोजमर्रा की जिंदगी से शिकायत की धूल और मेल को धो देती है। जो लोग ऐसा करते हैं वे खुद ही पाते हैं कि यह विचार ही सबसे अच्छा है और इसमें ऐसा कुछ है जो जीवन को सार्थक बनाता है। जो भी संघर्ष के बाद जो कामयाबी मिलती है उसका स्वाद ही खास होता है। ठीक इसके उलट जब किसी व्यक्ति को बिना मेहनत और संघर्ष के कोई बड़े कामयाबी मिल जाती है तब उसके भीतर नाहक कि दम भर अपना घर बना लेते हैं। बिना फिर संघर्ष की गर्मा नहीं रह जाती है। वहाँ खोखली बुनियादी पर खड़े होकर ऊंचे सपने देखे जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग। मैं तो कहता हूं हमारा आपका संघर्ष कुछ नहीं, इंसान का संघर्ष कुछ नहीं है। आप उस हिरन से पूछे जो जंगल में रहता है, वो तो हमेशा डर में, वो हमेशा संघर्ष करता रहता होगा कहीं उसका शिकार ना हो जाए। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रहती होगी। समझ रहे हैं आप लोग। ये तेल पर खेल। इस वक्त अब जब अमेरिका के जवाबी शुल्क थोपने से वाणिज्य व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर तरह तरह के आकलन आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके एक नया विवाद को जन्म दे दिया। डीजल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 2-2 रुपये, रसोई गैस पर 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है और उसका कहना है कि इस समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले 4 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर, तब भी तेल की कीमत क्यों बढ़नी चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने उत्पाद शुल्क जरूर बढ़ाया है पर इसका बोझ आम उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। यह खर्च तेल कंपनियां वहन करेंगी। इस तरह तेल की कीमतें यथावत बनी रहेंगी। मगर इसे लेकर लोगों का भरोसा इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि सरकार अपने नफे नुकसान के मद्देनजर तेल की कीमतों में बदलाव करती रही है और उत्पादक शुल्क का मतलब है कि वह पैसा सीधे केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा। तेल कंपनियां तब तक बोझ वहन कर पाएंगी जब कहना मुश्किल है और तेल कंपनियां जब चाहेंगी बढ़ा देंगी।
पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क को लेकर पहले से विपक्षी दल सवाल उठाते रहे। आखिर सरकार इतना भारी शुल्क किस आधार पर लगाती है? इस वक्त कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर है, डीजल 100 रुपये के आसपास है। मगर केंद्र सरकार का तर्क है कि इस वक्त जब वैश्विक आर्थिक स्थितियां डमाडोल है तो इससे सरकार को अपना राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। हालांकि 10 वर्ष पहले जब उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई तो तर्क दिया गया था कि इस पैसे से संकट के वक्त के लिए तेल भंडार जमा किया जाएगा। उसके बाद लगातार उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाता रहा है। लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा जैसे चुनाव के वक्त जरूर कि सरकार ने उत्पाद शुल्क कुछ घटा दिए थे, मगर फिर उसने बढ़ा दिया, क्योंकि चुनाव के समय तो आप देखते हैं कि सब कुछ करना पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें भी करनी पड़ती है। अगर आप विधानसभा और लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना हो ना तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, विधानसभा लोकसभा का चुनाव, ठीक है। और इस चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देखिए, वोट देने की उम्र अभी 18 साल रखी गई, पहले कितनी 21 साल हुआ करती थी। इसे घटाकर किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 साल किया गया था? चलिए आप लोग बताइए। सरकार इस बात से अनजान नहीं है कि तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है। सरकार पहले ही महंगाई से पार पाने में नाकाम साबित हो रही है, इसके बावजूद उसे इस तरह अपना खजाना भरना ज्यादा जरूरी जान पड़ता है। तो जो जाहिर है कि वह महंगाई को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। पहले तेल की कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के अनुसार होता था, पर सरकार ने उस नियम को बदल दिया। राजस्व जुटाने के लिए सरकार को नए रास्ते तलाशने ही पड़ते हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे मदों में बार बार बढ़ोतरी की जाए जिसका बोझ उठाना पहले से नागरिकों को भारी पड़ रहा है। तेल और रसोई गैस की कीमतें पहले ही लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। महंगाई से पार पाना कठिन बना हुआ है। महंगाई की तुलना में लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से केवल लोगों के निजी खर्च नहीं बढ़ते, माल ढुलाई आदि का खर्च भी बढ़ता है, जिसका असर विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ता है। बड़ी मुश्किल से विनिर्माण क्षेत्र कुछ ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है और उसमें यह नई मार उसे परेशान कर सकती है। सरकार जब तक तेल की कीमतें को लेकर कोई व्यवहारिक नीति नहीं बनाती तब तक यह समस्या सिर उठाती रहेगी। नकली चिकित्सक, ये आप देखिए, देश में झोला छाप डॉक्टरों को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती रही है, मगर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक अस्पताल में सामने आई घटना से यही पता चलता है कि कोई ठग न केवल साधारण लोगों को बल्कि पूरे चिकित्सक तंत्र को कितनी आसानी से झांसे में ले सकता है। और आप देखिए, हमारे यहाँ फर्जी IAS मिल जाएंगे, फर्जी IPS मिल जाएंगे, फर्जी डॉक्टर मिल जाएंगे, फर्जी सब कुछ, फर्जी नेता तो भी है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखिए मध्य प्रदेश है। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे क्या बनाया गया था राज्य। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है, 5 राज्यों से। दमोह के एक अस्पताल में एक शख्स ने ब्रिटेन के एक मशहूर चिकित्सक के नाम का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया और बड़े आयाम से हृदय रोग के कई मरीजों का ऑपरेशन कर डाला। उसने जिन लोगों के हृदय का ऑपरेशन किया उनमें 7 लोगों की जान गई। तब जाकर यह मामला किसी तरह खुल सका, मगर संबंधित महकमों को इस बात की जानकारी होने के बावजूद वह फरार हो गया। आरोप की मौत के मामलों की सूचना पुलिस को नहीं दी गई, शवों का परीक्षण नहीं कराया गया, मृत व्यक्तियों के परिजनों से मोटे पैसे भी वसूले गए। अगर ये आरोप सही है तो इस फर्जीवाड़े में अस्पताल प्रबंधन के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल है कि फर्जी पहचान डिग्री के साथ इतने दिनों तक कोई शख्स कैसे किसी अस्पताल में दिल के मरीजों का ऑपरेशन करता रहा। उसे वहां जिम्मेदारी सौंपने से पहले क्या उसकी वास्तविकता और डिग्रियों के बारे में कोई छानबीन की गई थी? और सिर्फ ब्रिटेन का मशहूर डॉक्टर होने का हवाला देने से उस अस्पताल में इतनी अहम भूमिका कैसे दी गई? यह एक ठग की चालाकी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में किसी डॉक्टर को काम पर रखने की जवाबदेही से जुड़े तंत्र में किस प्रक्रिया के तहत उसे इतनी संवेदनशील भूमिका सौंपी गई थी। और ऐसी घटनाएं शहरों से लेकर दूर दराज के इलाकों में भी देखी जाती रही हैं, जहां लोग स्थानीय स्तर पर ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराते रहे और जिनके पास चिकित्सा की कोई वैध डिग्री नहीं होती है। इस समस्या से निपटने के लिए लंबे समय से कवायदें होती रही हैं, पर फर्जी तरीके से एक अस्पताल में बहाल डॉक्टर के हृदय का ऑपरेशन करने के मामले में समुचित सरकारी तंत्र की जांच प्रक्रिया उसके कामकाज की शैली पर सवाल उठाया है। और देखिए, एक और बात बताऊंगा आप लोगों को। एक तो हमारी सरकारें तब तक नहीं जागती हैं जब तक कि बड़ा कोई कांड ना हो जाए, फिर आप देखते हैं दुनिया भर की बातें करने लग जाए, फिर सो जाएंगी। अभी हमारे मोदी जी ने श्रीलंका की यात्रा की। मोदी की श्रीलंका यात्रा से संबंधों में मजबूती की उम्मीद है। चलिए, प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देख लीजिए, श्रीलंका है पड़ोसी, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में श्रीलंका का दौरा दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है। इससे पहले मोदी जी ने 2019 में श्रीलंका गए थे। श्रीलंका में अनुराग कुमार दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला श्रीलंका दौरा है। मोदी जी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार से जुड़े समझौते हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति 3 महीने पहले भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच अहम रक्षा समझौते पर सहमति बनती दिखी थी। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर मुहर लग गई है, जिसे हाल के दिनों में भारत श्रीलंका संबंधों में सुधार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विश्लेषक पहले ही कह रहे थे कि भारत के लिए जरूरी है कि श्रीलंका में चीन के बढ़ते सैन्य असर को कम करने के लिए वो इस समझौते पर मुहर लगा दें। दोनों देशों में तिनोकोमली को ऊर्जा केंद्र के तौर पर विकसित करने से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत श्रीलंका के बीच इससे पहले भी कई अहम समझौते हो चुके हैं। 1960 के दशक से अब तक 65 वर्षों में 8 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने श्रीलंका का दौरा किया। साल 1962 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने श्रीलंका का दौरा किया। इसके बाद आप देखिए 1973 में इंदिरा गांधी ने यहाँ की यात्रा की। पूर्व श्रीलंकाई प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच कच्चा द्वीप समझौते हुआ और 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बाद में 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका का दौरा किया था। हाल ही में आप देखेंगे कि इस साल सैन्य परेड के दौरान राजीव गांधी पर हमला हुआ था। इसके बाद से भारत और श्रीलंका के संबंधों में बदलाव देखने को मिला। साल 1991 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव छठे सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए थे। सार्क के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। समझ रहे हैं आप लोग? सार्क की बात हो रही है। सार्क ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर हैं। वहीं 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर यहां की यात्रा की थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 15वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2008 में श्रीलंका गए थे। इसके बाद 2015 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की राजकीय दौरा किया था। अब तक 4 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने श्रीलंकाई संसद को संबोधित किया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रीलंका और भारत के बीच संबंधों में सुधार देखा गया। कोविड महामारी के दौरान श्रीलंका को वैक्सीन मुहैया कराने वाला पहला देश था भारत। फिर 2022 में जब श्रीलंका को अपने इतिहास के अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो भारत ने उसे आवश्यक ईंधन, दवाइयां और खाद्य वस्तुओं के लिए $4 अरब की मदद की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के दिन हुए हमलों के बाद श्रीलंका का दौरा किया था और मोदी इन हमलों के बाद श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले राष्ट्र प्रमुख थे। उस दौरान श्रीलंका की राजधानी कोलंबो आसपास के इलाकों में 8 बम विस्फोट में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा ऐसे वक्त काफी अहम थी क्योंकि ईस्टर संडे के हमलों के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को श्रीलंका न जाने की सलाह दी थी। समझ रहे हैं? अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या लगा दिया। ट्रंप ने तो शुल्क लगा दिया, टैरिफ तो लगा दिया। तो भारतीय उद्योगों के लिए क्या है आगे की राय? अब जैसे उन्होंने कर ही दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया है। भारतीय निर्यात को 26% शुल्क का सामना करना होगा और शुल्क बढ़ाने से पहले व्हाइट हाउस के अनुसार अपने व्यापारिक दोस्तों के साथ अमेरिका का औसतन शुल्क 3.3% हुआ करता था, जो वैश्विक स्तर पर सबसे न्यूनतम था, जबकि भारत का औसतन शुल्क 17% था। विशेषज्ञों की माने तो चीन 54, वियतनाम 46, थाईलैंड 36, बांग्लादेश 37 पर अपेक्षाकृत अधिक अमेरिकी शुल्क भारत के लिए अवसर भी बन सकता है। भारत के लिए निर्यात बढ़ाने का मौका। तो दिल्ली की ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। इसके अनुसार टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी के क्षेत्र में भारत के लिए यह एक मौका भी हो सकता है। चीन, बांग्लादेश के निर्यातकों पर ऊंचा शुल्क भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों को अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाने का रास्ता खोलता है। और अगर भारत अपने आधारभूत ढांचे और नीतियों को मजबूत करे तो सेमीकंडक्टर्स के मामले में अग्रणी ताइवान के मुकाबले भारत पैकेजिंग, टेस्टिंग और सस्ते चिप के निर्माण की जगह ले सकता है। 32% शुल्क के चलते अगर ताइवान से सप्लाई चेन में आंशिक बदलाव भी आता है तो यह भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और खिलौने के क्षेत्र में चीन और थाईलैंड अग्रणी है। GTRI के अनुसार निवेश को आकर्षित कर उत्पादन और अमेरिका में निर्यात बढ़ाकर भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा? किस तरह फायदा हो सकता है? ऊंचे शुल्क से ने वैश्विक श्रृंखला पर निर्भर कंपनियों की लागत बढ़ा दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता पर भी असर पड़ा। मुख्यतः सेवा क्षेत्र के बूते बढ़ते, याद देखिए, निर्यात के बावजूद भारत का घाटा
बहुत अधिक है। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज 1.5% है। ट्रंप ने बार बार भारत को व्यापारिक संबंधों का सबसे बड़ा दुरुपयोग करने वाला कहा। अब उनकी नई शुल्क घोषणाओं के बाद इस बात का डर है कि भारतीय निर्यात और भी कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। GTRI से जुड़े अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि कुल मिलाकर अमेरिकी संरक्षणवादी शुल्क नीति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन से भारत को मिलने वाले फायदे में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। उनके अनुसार हालांकि इन मौकों का पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए भारत का लॉजिस्टिक्स और आधारभूत ढांचे में निवेश करना होगा और नीतिगत स्थिरता बनाकर रखनी होगी। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं और तो भारत आने वाले समय में एक प्रमुख वैश्विक निर्यात केंद्र बनने की बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि यह कहना आसान है पर फरवरी से करना मुश्किल है। व्यापारिक तनाव कम किया। फरवरी से ही भारत ने ट्रंप पर का भरोसा जीतने की कोशिश बढ़ा दी थी। उसने अमेरिका से ऊर्जा आयात को $25 अरब करने का वादा किया था। वॉशिंगटन को अपना शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ता बनाने के संकेत दिए थे। F-35 लड़ाकू विमान को खरीद के समझौते पर भी बातचीत शुरू की। व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए इसमें 6% डिजिटल एड टैक्स को खत्म कर दिया। अमेरिकी विस्की पर शुल्क को 150% से घटाकर 100% कर दिया। महंगी कारों और सोलर सेल्स पर आयात शुल्क में कटौती की। इस बीच एलन मस्क का स्टारलिंक भारत में संचालन की मंजूरी मिलने के करीब पहुंच गया। भारत के साथ $45 अरब के व्यापार घाटे को कम करने के लिए दोनों देशों ने व्यापार मुद्दे पर वार्ता को भी तेज कर दिया। और हमारे प्रधानमंत्री से आप भी गए हुए थे, लेकिन फिर भी उसने लगा ही दिया हमारे ऊपर। ये आप देख लीजिए। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा संभव है। दिल्ली के थिंक टैंक काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट से जुड़े व्यापार विशेषज्ञ विजजीत धर ने कहा कि बांग्लादेश पर लगाए गए ऊंचे शुल्क के कारण हो सकता है कि हम कपड़ा उद्योग में खोई हुई अपनी कुछ जमीन फिर से हासिल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि हमने कपड़ा क्षेत्र को उतनी तवज्जो नहीं दी, इसमें निवेश करने में विफल रहे। क्यों लगाना पड़ा शुल्क? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शुल्क को अपनी अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखा। ट्रंप अमेरिका के आयात और निर्यात के बीच दूरी को कम करना चाहते हैं। और आप देखते हैं कि साल 2024 में अमेरिका करीब $90 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे में थे। और 4 मार्च को ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा था कि अभी तक पृथ्वी पर मौजूद हर देश हमें दशकों से तक लूटा, लेकिन अब नहीं, आगे ऐसा नहीं होने देंगे। और भारत को उम्मीद थी कि मौजूदा व्यापार वार्ता शुल्क से राहत दिलाएंगे। अब इस शुल्क का लगना एक गंभीर झटका है, लेकिन एक मामले में भारत को छूट मिली, वह है फार्मा क्षेत्र में। यह भारत के जेनेरिक दवाओं के लिए एक राहत की बात है। भारत अमेरिका में जरूरत की आधी जेनेरिक दवा निर्यात करता। अभिजीत दास भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के WTO अध्ययन केंद्र के पूर्व प्रोफेसर हैं। ये कह रहे हैं, अपने निर्यातकों की क्षमता को लेकर मुझे संदेह। अधिकांश छोटे निर्माता हैं जो 26% शुल्क वृद्धि के झटके को सहने में मुश्किल का सामना करेंगे या उन्हें बाजार की प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देगा। लॉजिस्टिक की ऊंची लागत, व्यापारिक खर्च में बढ़ोतरी, खराब होते व्यापारिक ढांचे इस चुनौती को और बढ़ाएंगे। विश्वजीत धर दिल्ली के थिंक टैंक ऑफ काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट से जुड़े आर्थिक विशेषज्ञ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।